ठीक है, अब देखो होता क्या है, 1956 के अंदर श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट मतलब बन जाती है। अब ये क्या करती है, एक एक्ट पास कर देती है। एक्ट मतलब समझाता हूं, वापस से सुन लो। एक्ट मतलब एक नियम को पास कर देती है। एक्ट और लॉ के बीच डिफरेंस होता है। एक्ट मतलब किसी भी नियम का इंट्रोडक्शन, और लॉ मतलब उस नियम का लागू, उस जो नियम है ना, रूल है, उसको लागू करना। जब नियम लागू होता है तो उसको लॉ बोलते हैं, और जब नियम का इंट्रोडक्शन होता है, कहां पे इंट्रोडक्शन होगा, कहीं पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन होगा, तो उसको एक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। कभी आपने सुना होगा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1768, ये सब सुना है ना, तो ये एक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ रूल है। कि जब रेगुलेटिंग एक्ट सुना है, उसके बाद आपने ये क्या नाम है, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या वैसे? अरे यार वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट सुना है? वो क्या था सबसे पहले, लॉ था या एक्ट था? एक्ट था, ब्रिटिशर्स ने पास किया, फिर वो क्या बन गया, लॉ बन गया। ठीक है ना। तो एक्ट का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ रूल, और जब रूल सबकी सहमति से पास हो जाता है तो वो रूल एक तरीके से किसका, एक्ट जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, लॉ में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है भैया, श्रीलंका के अंदर 1956 के अंदर एक एक्ट क्या होता है, पास होता है। अब वो एक्ट किस पे बेस्ड होता है, ये सबसे पहले ये जानो। ये एक्ट बेसिकली बेस्ड होता है गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने में और एक तरीके से प्रिविलेजेस देने में। लाइक इन द सेंस, क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। गवर्नमेंट का एक तरीके से फॉर्मेशन करने में और प्रिविलेजेस देने में। प्रिविलेजेस देने में, फॉर्मेशन मतलब क्या और प्रिविलेज मतलब क्या? प्रिविलेज का मतलब सबको क्लियर है भैया? पहले ये बताओ, प्रिविलेज जानते हो? यस सर। प्रिविलेज मतलब समझते हो यार, एक क्या बोलते हो उसको? नहीं, अरे प्रिविलेज देते ना यार, छूट, प्रिविलेज, छूट, मीनिंग क्या बोलते? ठीक है। अब होता क्या है कि 1956 के अंदर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर एक एक्ट पास किया जाता है। उस एक्ट के अंदर बेसिकली मेजोरिटी में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो मेजोरिटी में लोग होंगे, वो लोग कौन से होंगे, सिनारा कम्युनिटीज के होंगे। अब क्यों होंगे, उन्होंने इसका आइडिया दिया क्योंकि श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है, सिनाला है। तो लोगों ने बोला हाँ ठीक है यार, आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हो तो भैया ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट बना दो। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया सिनाला कम्युनिटी के क्या होंगे, लोग होंगे, और सिनाला के लोग जो होंगे वो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इसलिए बनेगी, सिनाला की बनेगी। ठीक है, बट इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रिविलेजेस भी दे दिए। क्या प्रिविलेजेस दे दिए, ये बताता हूँ कि प्रिविलेजेस इन्होंने क्या क्या दे दिए कि जितने भी इनके स्कूल्स हैं, जितने भी इनके कॉलेजेस हैं, और जितने भी इनके पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, और अदर गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक प्लेसेस है और अदर गवर्नमेंट सेक्टर है, अदर गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां पे जितने भी आपके सिनाराज होंगे उनको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी एज इन द सिलेक्शन ऑफ एनीथिंग। मतलब क्या कि भैया स्कूल के अंदर सपोज समझो कि गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रखी है, तो भैया सिनाला बच्चों को ही वो सीट मिलेगी, बाकी अदर कम्युनिटीज के बच्चों को क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। सेकंड चीज क्या, यदि बाय चांस कोई से भी एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे हो रहा है या फिर कोई सेंट्रल बेस के गवर्नमेंट पे हो रहा है, तो भैया जो स्टेट या सेंट्रल बेस के गवर्नमेंट पे एग्जाम होगी तो उसके अंदर जो सिनाला होती है उसको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, और वो क्या होंगे, वहां पे जाके सिलेक्ट होंगे। लाइक इन द सेंस इंडिया के अंदर जो आज का रिजर्वेशन है, जहां पे आप देखते हो कि जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसके अंदर ST SC को छूट मिलती है, OBC को छूट मिलती है, EWS को छूट मिलती है। तो उसी तरीके से जो सिनालास की कम्युनिटी है वहां पे जब इस्लाम मतलब 1956 के अंदर जो एक्ट था उसके अंदर उनको स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस के, पब्लिक प्रॉपर्टीज और पब्लिक एग्जाम्स के अंदर क्या मिलने वाली थी, छूट मिलने वाली थी। इसके साथ साथ एक और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब 1956 एक्ट के अंदर इन्होंने तीसरी चीज क्या करी, इन्होंने तीसरी चीज ये करी कि जो सिनाला है, सिनाला की जो लैंग्वेज है उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज मतलब क्या कि भैया कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होगी, सिनाला होगी। ठीक है ना, सिनाला के सिवा और कोई सी भी आपकी क्या बोलते हैं, श्रीलंका की कोई और भी लैंग्वेज क्या होगी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज मतलब बेसिकली क्या कि भैया वो लैंग्वेज जो उस देश की एक भाषा को क्या करे, एक भाषा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे और क्या करे, उसके बारे में शो करे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिनाला की लैंग्वेज को क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या करते हैं, इन्होंने शो कर दिया। ठीक है, तो कहानी के अंदर क्या क्या हुआ
कि भैया 1956 के अंदर एक एक्ट पास हुआ, सिन्हला को प्रिविलेजेस मिली, सिन्हला ने गवर्नमेंट बनाई। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ कि भैया इनको इनके जो सिन्हला की जो लैंग्वेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या कर दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट जैसे ये एक्ट लॉ बन गया तो हुआ क्या कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे वहां पे सिन्हलास की जो मेजोरिटी है वो क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। ऑब्वियसली बात है ना कि भैया जब तुम उन्हीं को प्रिविलेजेस दोगे, उन्हीं को सब कुछ दोगे, तो भैया उन्हीं वही लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम आज के टाइम पे इस गवर्नमेंट सपोज समझो यदि मैंने एक एग्जाम कंडक्ट करी और तुम्हें बीच में से एग्जाम कंडक्ट करी मैंने, ठीक है, मैंने बोला भैया जो एससी का है, सपोज समझो बता रहा हूं, मैंने एग्जाम कंडक्ट करी, वो पेपर 100 नंबर का पेपर है। मैंने ये बोला कि जो एससी का बंदा है यदि वो 5 नंबर पे लाएगा तो मैं उसको पास कर दूंगा, जो एसटी का बंदा है यदि वो 1 नंबर पे लाएगा तो मैं पास कर दूंगा, जो ओबीसी का बंदा है वो यदि 15 नंबर पे लाएगा तो मैं पास कर दूंगा, और यदि जनरल का बंदा है यदि वो 50 नंबर लाएगा तो मैं पास कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रिविलेजेस सबसे ज्यादा किसको मिली है? उसके बाद और जनरल का प्रिविलेज बिल्कुल ना के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको छूट दी, तो आप छूट दी तो ऑब्वियसली बात है जो एसटी एससी होगा वो सबसे ज्यादा सिलेक्ट होंगे, सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर श्रीलंका के अंदर जब एसटी एससी और ये आपके क्या हो, मतलब एसटी एससी नहीं सिन्हलास जो होंगे ये क्या होंगे, जब इनको छूट मिली, लॉज बने, तो इन्होंने क्या किया, मेजोरिटी के रूप में श्रीलंका के अंदर क्या क्या डोमिनेंस किया। डोमिनेंस मतलब क्या कि श्रीलंका के अंदर एक अत्यधिक रूप में क्या हुआ, इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर काम किया, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर काम किया, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर काम किया, और अदर जितने भी उसके वेरियस सेक्टर्स है वहां पे इन्होंने क्या किया, काम किया। अब यहां तक तो बात ठीक थी, पर हुआ क्या, देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, यदि तुम किसी आदमी को बहुत कुछ ज्यादा दे दो ना तो आदमी दूसरों को चिढ़ाता है कि नहीं? यदि आज मैं यदि सपोज समझो लड़कियों का एग्जांपल लेकर बताता हूँ, यदि एक लड़की 9 लाख का हार पहन के आए और किसी पार्टी के अंदर जाए तो सबको देख के क्या करेगी, जलाएगी। ठीक है ना, लड़कों में बहुत ही कम होता है क्योंकि लड़के जानते हैं हमारा भी ड्रेसिंग सेंस बेकार है और सामने वाले का तो बिल्कुल ही बेकार है कि नहीं? तो लड़कों में इतना भेदभाव नहीं होता। लड़कियां बोलेंगी आज ये ड्रॉप्स पहन के आया है, आज ये नेकलेस पहन के आया है, फिर वो जलेंगी, फिर वो किसी और को सुनाएंगी। इस तरीके से क्या होता है, चिढ़ाने का चलता रहता है। उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी क्या होता है कि भैया सिन्हलास जो होते हैं इनको प्रिविलेजेस मिली होती है। अब प्रिविलेजेस मिली होती है स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, इन सब में, तो ये क्या करते हैं, ये चिढ़ाते हैं माइनॉरिटीज को। ठीक है, माइनॉरिटीज को चिढ़ाते हैं। अब माइनॉरिटीज 1 साल 2 साल 3 साल तक सुनते अच्छा ठीक है, चिढ़ा रहे, बट एक टाइम ऐसा आता है कि भैया इनका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि होता ये है कि जो आपकी सिन्हला को जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया होता है, सिन्हला को जब कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया होता है तो गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली मेजोरिटी जो होती है वो सिन्हलास होती है। तो इलेक्शन होता है श्रीलंका के अंदर, तो एक बंदा जो होता है वो बेसिकली कहां से सिलेक्ट होता है, मतलब एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एज अ सिलेक्ट होता है कहां से, आपका ये एक श्रीलंका के अंदर एक जगह है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बेसिकली वहां से क्या होता है, सिलेक्ट होता है। तो वो बेसिकली होता कहां का, तमिल का होता है। बट उसको है ना एज अ सिलेक्ट होने के बाद उसको क्या मतलब एज अ सिलेक्ट होने के बाद उसको गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। सेकेंड चीज, हाँ इसी कहानी के अंदर सेकेंड चीज बताओ, पुरानी बात क्लियर है? ठीक है, कहानी ऐसी है कि भैया 2-3 साल तक जब तक प्रिविलेजेस चल रहे थे तो उसके बाद क्या होता है कि एक बंदा जो होता है आपका श्रीलंका के अंदर वो क्या होता है, सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद वो डिसाइड करता है कि भैया गवर्नमेंट के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। बट गवर्नमेंट जो होती है उसका पोजीशन एक तरीके से क्या कर देती है, खाली कर देती है, क्योंकि वो जो बंदा होता है वो सिन्हला का नहीं होता है, वो कहाँ का होता है, तमिल का होता है। तो यहाँ पे तमिल लोगों का गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया हमने एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एक तमिल को सिलेक्ट किया, तुमने उसको एज अ गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो लोगों ने डिमांड करी नहीं हमको भी क्या चाहिए, हमको भी कुछ राइट्स चाहिए, हमको भी क्या चाहिए, कुछ एक तरीके से प्रिविलेजेस चाहिए। अब होता क्या है कि सिन्हलास जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो तमिल्स होते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं हम तुमको प्रिविलेजेस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया हम यहाँ पे मेजोरिटी में हैं और तुम यहाँ पे क्या हो, माइनॉरिटी में हो। तो लोग बोलते हैं अच्छा ये बात है। तो इन्होंने क्या करी, प्रोटेस्ट करी, इन्होंने क्या करी, बहुत सारे काम मतलब प्रोटेस्ट करे, बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखी कि नहीं भैया हमको भी क्या चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए। बट लेने के गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं सुनी। तो एट लास्ट होता क्या है, एट लास्ट होता है 1989 के अंदर, 1980s के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्मेशन, एक ग्रुप क्या होता है, बन जाता है जिसका नाम होता है एलटीटी। ठीक है, इसका नाम होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। अब सुनो क्या है कहानी।
अब भैया वो जो बंदा है उसको तो वो तो हट गया उस टाइम पे, ठीक है, इलेक्ट होने के बाद भी उसको नहीं दिया। बट हुआ ये कि उस बंदे के हटने के बाद बहुत सारे तमिल्स मिलके इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के अंदर जितने भी सिनलास कम्युनिटीज थे इनके खिलाफ आवाज उठानी चालू कर दी। क्यों आवाज उठानी चालू कर दी? क्योंकि जो आपकी सिनलास कम्युनिटी है ये मेजोरिटी के अंदर है, इसके साथ ही साथ सिनलास ने इनको गवर्नमेंट रिलीजियस नहीं दे रखी है, साथ ही साथ सिनला को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा है। अब जब ये एलटीटी क्या होती है, बन जाती है 1980 के अंदर, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, तो ये क्या करती है, अब ये एज अ डेमोक्रेटिक ना होके ये एज अ हिंसावादी के रूप में क्या करती है, काम करती है। मतलब क्या कि श्रीलंका के गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, श्रीलंका के अंदर मार धाड़ पिक्चर मचाती है, सबको फूटती रहती है, पीटती रहती है, और एक तरीके से श्रीलंका की जो सिनला गवर्नमेंट होती है उसको अनस्टेबल कर देती है। तो 1980s के अंदर क्या हो जाता है कि भैया मोस्टली जितने भी तमिल्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, श्रीलंका के अंदर एक तरीके से आप मान सकते हो कि आवाज उठा लेते हैं, एज अ विद्रोह, एज अ रिबेल्स के रूप में क्या कर लेते हैं, आवाज उठा लेते हैं। तो होता क्या है कि भैया 1980s के अंदर आवाज उठा लेते हैं, और 1999 के अंदर फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन लोग को दबाने के लिए इनका नरसंहार नरसंहार करना चालू कर देती है। नरसंहार समझते हो? yes, क्या होता है? हाँ, नरसंहार मालूम है? इधर नरसंहार मतलब आदमियों को मारना, जीनोसाइड करना, ठीक है ना। तो भैया श्रीलंका क्या करने लग जाती है, जीनोसाइड करने लग जाती है, और उसके बाद से लेकर आज तक वहां पे दो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो चुकी है, एक सिनला कम्युनिटीज की डिवाइड हो चुकी है और एक एलटीटी की कम्युनिटी से क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। एक स्टडी समझ में आई कभी? कोई डाउट है? गवर्नमेंट के आशिक क्या था, वो था एनडीटी, तो एनडीटी ने मारा था, ठीक है। कब मारा था? 1991 में मारा था, ठीक है। ये बुक में नहीं है, बस अब कंक्लूजन क्या निकालना ये समझो। इस कहानी से क्या कंक्लूजन समझते हो? यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनी या फेलियर गवर्नमेंट बनी? क्यों बनी? फेलियर गवर्नमेंट क्यों बनी? हाँ, एक ही कम्युनिटी को सबसे ज्यादा प्रेफर किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी जो गवर्नमेंट के अंदर बात करी थी, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है भैया, रूल ऑफ द पीपल। पीपल क्या, जितने भी सारे कम्युनिटीज है उन सबके सारे के सारे लोगों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर तो सिर्फ एक कम्युनिटी की सहमति है, तो क्या एक अच्छी डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। सेकेंड चीज क्या है भैया, यहाँ पे जो आपके अंदर जिस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्होंने लड़ा, तो तुमको क्या लगता है ये एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी को अच्छे रूप में, मतलब एक तरीके से अच्छे रूप में फ्यूचर में कंट्री को चला पाएंगे? तो यहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरीके से नाम मात्र के लिए श्रीलंका के अंदर लागू है ये पता लग गया। अब अगली केस स्टडी पढ़ेंगे, उस केस स्टडी के अंदर फिर कंपैरिजन करेंगे कि भैया इन दोनों को लेके कि भैया कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे वर्स्ट है, ठीक है ना। वर्स्ट मतलब समझते हो ना क्या होता है? पीछे क्या थे, हॉस्पिटल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पुराने टाइम पे। बट आज भी हम देखते हैं कि भैया जो हेल्थ सेक्टर हमारे इंडिया का वो बहुत ज्यादा खराब है, कोलैप्स्ड है। कोविड के अंदर देखा ही है ना कितनी ज्यादा मोर्टेलिटी रेट, डेथ इंक्रीज हुई कि नहीं? उस टाइम पे देखो भैया जो हॉस्पिटल मुश्किल से एक मतलब 20 से 25 गांव में एक होगा, तो उस एक गांव के अंदर कोई ST/SC वाले को घुसने देगा? नहीं घुसने देगा ना, वो तो बीमारी से मर जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके जो अदर जनरल्स के ठाकुर होते थे, अदर जितने बड़े बड़े जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, यहाँ पे जितने भी जनरल्स कैटेगरी मतलब क्या बड़े बड़े जो आपके ये हिंदूज, और ये हिंदूज के अंदर जो बड़े बड़े टाइप की जो कम्युनिटी थी, अंदर भी कम्युनिटीज होती है ना हमारे रीजन में, एक मैथिली ब्राह्मण होता है, एक यूपी का ब्राह्मण होता है, एक अलग अलग गोत्र, अलग अलग सांडिल्य, इस तरीके से जो हमारे ब्राह्मण डिवाइड होते हैं। तो वो क्या करते थे भैया, वो अपने फायदे के लिए उनका शोषण करते थे। तो भैया भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, भीमराव अम्बेडकर गए थे, उन्होंने ये किया कि एक काम करते भैया, मैं जाता हूँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर और वहां पे मैं क्या करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि हम लोग को क्या कर दो, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या कि भैया हम अपने तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या करेगा, हमारी बात रखेगा, और जब वो हमारी बात रखेगा तो क्या करेगा, वो एज अ हमें शो करेगा कि भैया हम भी दुनिया के अंदर अस्तित्व रखते हैं और हम भी एक इंसान है, हम कोई जानवर नहीं है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया कि 1930 और 1931 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पढ़ी है ना, कब कहाँ पे, कौन से चैप्टर में, चैप्टर 2 में, हाँ ठीक है।
चैप्टर 2 में जब आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ी थी तो वहां पे इन्होंने डिमांड करी कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, एक तरीके से रिजर्वेशन चाहिए। बट उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने उनको मना कर दिया था और एक तरीके से गांधी जी ने उनको एक तरीके से स्पेशल कम्युनिटी दे दी। फिर बाद में आगे आते आते जब 1940s का एरा आया तो भीमराव अम्बेडकर को ऐसा डिक्लेयर किया गया कि ये क्या बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब उस टाइम पे भैया प्रिविलेज देना जरूरी क्यों था और आज के टाइम पे प्रिविलेज देना जरूरी क्यों, इस पॉइंट पे उस टाइम पे भैया जो एसटी एससी और ओबीसी की कम्युनिटी थी इनको ये लगता था कि एजुकेटेड नहीं हो सकते, ठीक है ना। सबसे पहली बात एजुकेटेड नहीं हो सकते, दूसरा इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज्यादा खराब था, तीसरा चीज ये इतने ज्यादा अंधविश्वास के अंदर बिलीव करते थे कि यदि हम इनको साथ में नहीं लेते तो भैया हमारी कंट्री का सर्वोच्च विकास नहीं हो पाता, ठीक है ना। यदि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा ना, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री यदि हम बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है कि भैया यदि डेमोक्रेसी होगी तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है कि अदर कम्युनिटीज बनी पड़ी है, हिंदू जो है वो अदर जात को पसंद, मतलब अदर रिलीजन को पसंद नहीं करती है, फिर हिंदूज के अंदर जो निचली जात है हिंदूज उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इन सब भेदभाव मिटाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया कि भैया उन्होंने सोचा कि एसटी और ओबीसी को, एसटी और एससी, ओबीसी नहीं, पहले एसटी और एससी बता रहा हूँ, ओबीसी बाद में आए, एसटी और एससी जो है उनको क्या करते, रिजर्व कर दें। रिजर्व क्यों कर दें, क्योंकि भैया उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास एक तरीके से कोई इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, है कि नहीं। अब तुम्हारे बीच सपोज समझो यदि मैं 1940s का एरा होता जहां पे मैं बच्चों को पढ़ाता तो यहाँ पे सारे के सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे क्लास में होते थे और एसटी का बच्चा क्लास के बाहर होता था, इस टाइप का है ना उनके साथ व्यवहार होता था। तो सोचो जो एक 3 साल का बच्चा होगा और यदि उसके साथ मिस्टरीकी का व्यवहार करूंगा तो उसके दिमाग के अंदर क्या चलेगा, है कि नहीं। वो तो अपने आप को एक तरीके से अछूती मानेगा ना। तो इसके लिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, रिजर्वेशन किया। अब हुआ क्या, 1950 के अंदर मतलब इन्होंने रिजर्वेशन को क्या अप्लाई किया, और रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए इन्होंने क्या अप्लाई किया, ठीक है, पढ़ा है। 10 साल के बाद हुआ क्या, नेहरू जी की गवर्नमेंट बनी। नेहरू जी ने भी देखा कि भैया देश की कंडीशन जो है वो सुधर नहीं रही है, ठीक है, 10 साल का रिजर्वेशन से कुछ होगा नहीं। तो भैया पीपल एक्ट ऑफ 1956 के अंदर इन्होंने वापस से क्या करते हैं उसको पास कर दिया कि भैया अगले 10 साल के लिए हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन को अप्लाई कर देंगे। फिर इस तरीके से करते करते पॉलिटिकल पावर्स ने क्या किया कि 10 साल करते नियर अबाउट 1990s तक रिजर्वेशन को क्या रखा, कंटिन्यू रखा, ठीक है, रिजर्वेशन को क्या रखा, कंटिन्यू रखा। अब रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात यह है कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब इंडिया के पॉपुलेशन के अंदर कितने एजुकेटेड लोग हैं, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये अराइज होता है। आज के टाइम की एजुकेशन की रेट और पहले के टाइम की एजुकेशन की जो रेट है उसकी यदि तुलना करो तो बहुत डिफरेंस है कि नहीं। आज तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं मुश्किल से कितने एजुकेटेड होंगे, 5th 8th 10th, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज, उससे ज्यादा नहीं। अब ये जो थे, ये जो आपके मम्मी पापा आज के, ये पुराने टाइम, उस टाइम पे क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। उस टाइम पे जब हायर एजुकेशन ही इतनी थी तो वो हायर एजुकेशन ही इतनी मतलब यहाँ तक की थी, तो ये सोचो कि भैया जो बंदा जिसके पास कोई सोर्सेस ही नहीं होगा वो किस तरीके से एजुकेशन लेता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन प्रॉब्लम, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, सेक्टर प्रॉब्लम और फिर अदर डेवलपमेंट प्रॉब्लम। तो इसके लिए रिजर्वेशन को क्या कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया। अब इसी के अंदर ओबीसी का जो था ऑब्जर्व क्लासेस का था, ये बेसिकली कौन थे, ये क्लासेस वो थे जो आपके ना तो प्रॉपर्ली ज्यादा डेवलप थे और ना तो प्रॉपर्ली ज्यादा, मतलब जो ना तो प्रॉपर्ली डेवलप थे और ना ही ज्यादा प्रॉपर्ली, एक तरीके से क्या बोलते हैं हम उसको, डाउनवर्ड मतलब एक तरीके से डिग्रेड थे। डिग्रेड मतलब क्या कि भैया नहीं वो ज्यादा प्रॉपर डेवलप हो पा रहे थे, नहीं वो जनरल की तरफ जा पा रहे थे, नहीं वो एसटी की तरफ जा पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो कास्ट थी, कास्ट मतलब जो जात थी वो एक तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो रही थी। क्योंकि एसटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली उस तरीके से डिफाइन किया गया कि एसटी और एससी उन लोगों को कहा जाएगा जो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी होगी, ठीक है ना, ट्राइबल कम्युनिटी होगी, वही एसटी और एससी कहा जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि भैया ये कम्युनिटी जो इसके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको एसटी या एससी कहा जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि भैया जो आपके अदर कम्युनिटीज हैं जो जनरल नहीं है, वो कम्युनिटी क्या थी, उनके साथ राइट्स, उनके क्या होने लगे, राइट्स वॉलेट होने लगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नियर अबाउट 2005 के अंदर एक एक्ट पास किया। इसके अंदर इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि भैया ओबीसी जो होगा उनका भी क्या होगा, रिजर्व लिस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर रिजर्वेशन आगे बढ़ा, ठीक है। अब लेट लास्ट अभी फाइनली क्या हुआ, 2019 के अंदर भी एक्ट पास किया गया कि भैया अगले 10 साल के लिए रिजर्वेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, ये पूछो, हिस्ट्री क्लियर है दी, अब क्यों
सबसे पहला मेन पावर है पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, सुनो आपका हमारे इंडिया के अंदर जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बेसिकली जो अपनी राजनीति करते हैं वो राजनीति जनरल बेस पे नहीं करते हैं, वो राजनीति करते हैं एसटीज और अदर बैकवर्ड क्लास में। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया जब तक धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे नहीं तब तक वोट पावर मिलता नहीं है उनको। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि भैया रिजर्वेशन इन लोग को इसलिए दिया जाता है ताकि ये लोग जो होते हैं ये सुविधा का फायदा उठा सकें। ठीक है, बट इसका यदि साइड इम्पैक्ट देखा जाए तो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो रिजर्वेशन देने का अपने पर्पस से और अपने इलेक्शन के पर्पस से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी होती है, लाइक इन द स्थिति में यूपी का क्या हो एक विधायक हो और मेरे यहाँ एसटी और एससी ओबीसी क्या ज्यादा मात्रा में, यदि मैंने उनको रिजर्वेशन के रूप में क्या कर दिया, एक तरीके से पावर दे दी, तो क्या होगा भैया जब आने वाले इलेक्शन होंगे तो उसके टाइम पे जो मेरा वोट है कहां से मेजोरिटी में आएगा? एसटी एससी और ओबीसी से आएगा। तीसरी चीज है पॉपुलेशन पे। इंडिया की पॉपुलेशन में यदि जनरल्स की बात की जाए तो वो क्या है, थोड़े वेल एंड रिच हैं इन कंपैरिजन टू अदर कास्ट। ठीक है ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल्स की ऑल ओवर बात की जाए तो वो क्या थोड़े वेल और रिच हैं, बट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो क्या थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। अब इसी को देखते देखते जनरल्स के अंदर भी ये देखा गया कि नहीं यार जनरल्स के अंदर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। ठीक है ना, तो उसी के लिए कैटेगरी 2019 के अंदर बना दी गई ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कि भैया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी क्या मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगी। और वो रिजर्वेशन जो होगी वो उन लोग को मिलेगी जिनका बेसिकली जो इनकम रिसोर्सेज है वो नियर अबाउट 6 लाख से कम है। तो इस तरीके से रिजर्व करते करते एक तरीके से जो आप एक तरीके से जो कम्युनिटीज है ना, कम्युनिटीज उनको एक तरीके से आगे बढ़ा रही है ताकि भैया तुम जीवन के अंदर क्या कर सको, डेवलपमेंट कर सको। ठीक है ना, अब सपोज यदि कोई जनरल का बंदा है, बता रहा हूँ, यदि उसकी इनकम भी 10,000 है, उसके घर की आय सोर्स मतलब इनकम रिसोर्स ही 10,000 है, तो भैया वो कहाँ का उसको स्पेंड कर सकता है, ज्यादा स्पेंड ही नहीं कर सकता। खाना जो बेसिकली नियर अबाउट 7,000 से 8,000 का राशन भरा जाएगा। स्कूल की फीस बेसिकली यदि तुम मिनिमम भी देखी जाओ गवर्नमेंट स्कूल की तो नियर अबाउट साल भर की 2,000 से 3,000 लगेगी। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चे के लिए खाना पीना, कपड़े लत्ते, बिजली, पानी, सबकी सुविधा कैसे उपलब्ध कराए, ये सब तो यार हमको लगता है ना हमारे फादर्स ये सब अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट उन लोगों का सोचो जहां पे ना रूरल एरिया है वहां पे किस तरीके से मैनेजमेंट होगा। तो ऑल ओवर देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी क्या कर दिया, प्रोवोक कर दिया। तो एक तरीके से भैया रिजर्वेशन जो है वो एक तरीके से बेनिफिशियल है, बट अब टाइप के टाइम की जो रिजर्वेशन है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, बताऊं भी। चैप्टर लिस्ट बनाएगा, उन ओबीसी लिस्ट पे वो डिक्लेयर करेगा कि भैया किसको हमको प्रिविलेज देनी है, किसको हमको प्रिविलेज नहीं देनी है, समझे। और वो कैसे पता लगेगा, जो ओबीसी इनकम टैक्स भरते हैं ना उससे पता लगेगा। इस तरीके से पता चलेगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वो इस तरीके से पता चलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि भैया गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है, आपका आधार कार्ड लिंक होता है, आपकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी, आप कितना इनकम रिसोर्स कमाते हो, इसके बारे में आप हर जगह वेरीफाई करते हो कि नहीं। स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जहां पे आप काम करते हो वहां पे वेरीफाई करते हो, तो गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है। तो ले देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ओवरऑल कैलकुलेट करेगी कि हाँ इतनी ज्यादा मतलब ऑल ओवर कंट्री के अंदर कैलकुलेट करेगी कि भैया इतनी पॉपुलेशन जो है इनकी इनकम इसके ज्यादा नीचे है, एक क्राइटेरिया सेट होता है, इकोनॉमिक का पार्ट है, उसके नीचे है, तो भैया क्या होगा, इन लोगों को हम क्या कर देंगे, प्रिविलेज देंगे, और इन लोगों को हम क्या करेंगे, एक तरीके से रिजर्व करेंगे। तो इस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है। आपके टाइम के जो एसटी एससी और ओबीसी है इनको क्या, इनके पास पैसा आ गया, ये सब आ गया है, पर अब इनको किस बात की रिजर्वेशन देनी चाहिए, बिल्कुल अब रिजर्वेशन देने का उनको कोई मतलब नहीं है, बट ये एक दिन के अंदर थोड़ा चेंज हो सकता है। इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आ रही है, उसके अंदर अभी 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी जस्ट पास होने वाला है, 105 आने वाला है। उसके अंदर क्या होगा कि स्टेट जो होगी वो ओबीसी लिस्ट अपनी प्रिपेयर करेगी और उस लिस्ट के अंदर स्टेट डिक्लेयर करेगी कि भैया किसको प्रिविलेज ओबीसी के अंदर देनी चाहिए और किसको प्रिविलेज ओबीसी के अंदर नहीं देनी चाहिए। बट यदि हम एसटी एससी की बात करें तो हाँ आज के टाइम पर उनको प्रिविलेज देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी यूपी और बिहार और महाराष्ट्र में जाना, कभी एक काम करना, कभी नॉर्मल कहीं पंगत में खाने बैठे हो ना, यदि कोई अदर कम्युनिटी का कास्ट का बंदा आ जाए जो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, मतलब ब्राह्मण नहीं है, कोई और कास्ट का है, तो आप देखोगे कि उसके साथ आज भी क्या होता है, छुआछूत वाली बीमारी हो रही है, लोग उसको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाते हैं। ये गांव के अंदर आज भी चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन सबको प्रोवाइड करके रखती है ताकि भैया उनका भी विकास हो, क्योंकि वो भी हमारी कंट्री के सिटीजन हैं। ठीक है, कंडीशन है वो क्या है, बड़ी वीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अपने आप के लिए तुमको अपने आप को गवर्नमेंट इस क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमने क्या किया, क्यों दिया गया मालूम है,
यदि एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो भैया उनके बच्चे जो हो किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना।